हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज मटेरियल्स इनटू ग्रुपिंग। ठीक है, हमें पहले इसका मीनिंग समझना है, मटेरियल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमें समझना है इनको ग्रुप्स करने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो हमें जब ये समझ में आ जाएगा तो बहुत आराम से हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसमें हमें पढ़ना है कि कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में, अब वो क्या होंगी, कैसे होंगी, उन सब को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी ये हमें आगे आने वाली जितनी भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे उनको समझाने के लिए उसमें बहुत हेल्प करेंगे हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ईजी चैप्टर है। देखो, सबसे पहले मेरे को मीनिंग समझना है ग्रुपिंग का, कि ये ग्रुप्स होते क्या है। देखो, पहले ग्रुप का मीनिंग देखते हैं कि ग्रुप क्या है और किसको बोला और क्यों बोला हमने ग्रुप, और बनाने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई भी ग्राउंड है और इस ग्राउंड में शाम के टाइम में बच्चे इकट्ठे हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं। मान लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, 20 बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आ गए और ये कह रहे हैं हमें क्रिकेट खेलना है। ठीक है भाई, क्रिकेट खेल लो। अब एक बात सोचो कि क्या ये 20 के 20 बच्चे एक साथ, क्या ये एक गेंद के पीछे भागना शुरू कर देंगे? क्या ये सारे बच्चे लड़ाई करेंगे कि हाँ पहले मैं खेलूंगा, बैट मेरे को दे दो? लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी किसी भी तरीके का ग्रुप नहीं है, हमें क्लासिफिकेशन करना ही नहीं आया। ये सारे 20 के 20 बच्चे कह रहे हैं कि मेरे को बैट बॉल खेलना है तो मैं बैटिंग करूंगा पहले, दूसरे कह रहे हैं मेरे को गेंद दे दो बस मैं गेंद ही फेंकूंगा। तो ये आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा इनको कि भाई एक काम करो, 10 बच्चे इधर हो जाओ, 10 बच्चे इधर हो जाओ। तो हमने उसके लिए वर्ड बना दिया टीम, कि हम टीम बनाएंगे। सबसे पहले क्रिकेट खेलना है खेलो, लेकिन उससे पहले आप टीम बनो। इन 20 बच्चों को 10 बच्चे इधर आ जाओ, 10 बच्चे इधर आ जाओ, और इसके बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर देंगे कि आपकी पहले बैटिंग है तो आप पहले बैटिंग करोगे, और इनमें ये बॉलिंग की साइड है तो ये बॉलिंग करेंगे। तो मेरे को ग्रुप बनाना क्यों पड़ा? ग्रुप इसलिए बनाना पड़ा, ध्यान से सुनना। अब ग्रुप बनाना इसलिए पड़ा ताकि मैं इनको क्लासिफाई कर पाऊं कि कौन बच्चा पहले बैटिंग करेगा, समझ रहे हो, और कौन बच्चे पहले बॉलिंग करेंगे। बहुत आराम से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास में सबसे पहले ग्रुप्स बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम उनके बारे में समझ पाए कि इनके अंदर सेम फीचर्स है। इन जो भी कंपोनेंट्स हमारे सामने रखे हैं इनके अंदर सेम फीचर है, दूसरे के अंदर सेम फीचर है, तो इनको इस कैटेगरी में रख दो, इनको इस कैटेगरी में। तो उनको पढ़ना, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमने इनको ग्रुप्स करने के बारे में सोचा कि हम ऐसा करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं इनका। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में कह दिया जाए, साइंस से रिलेटेड अब एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई देखो, मान लो सपोज करो आपके सामने एक ईंट रखी हुई है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एक पानी की बोतल रखी हुई है, एक पानी की बोतल है ये। ठीक है, ये पानी की बोतल है, और ये आपके सामने एक सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर है या बलून है, आप ये कह सकते हो, बलून है। आपने इसको पंचर कर दिया या फोड़ दिया तो इसमें से क्या निकला? बाहर चला गया, आपको दिख भी नहीं रहा कुछ भी। एग्जाम्पल समझना आप ध्यान से। ये आपके सामने ईंट रखी हुई है, ब्रिक। ये आपके सामने वाटर बॉटल है। ठीक है, और ये आपके सामने क्या है? एक बलून है जिसके अंदर हवा भरी हुई है, एयर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुना। मैंने इस ईंट को उठाया और मैंने एक कटोरा लिया या एक प्लेट ली, कुछ भी लिया, एक छोटा सा और वो ले लेते हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को एक जगह पे रखना है मेरे को, तीनों को। ईंट को उठाया और मैंने इस प्लेट में रख दिया, ये प्लेट है, इस प्लेट में लाके रख दिया। तो ये जैसी ईंट थी बिल्कुल वैसे की वैसी, जैसी ईंट ये रखी है ना वैसे की वैसी सेम यहाँ पे रखी होगी। जितना स्पेस इसने इतना यहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, उतना ही स्पेस ये यहाँ पे रख रही है।
जितनी ऊंची ये यहाँ पे है उतनी ऊंची यहाँ पे है, मतलब इसके साइज में बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, ये जैसी रखी थी ना वैसे की वैसी रखी है, वैसे की वैसी। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसमें से ये पानी की बोतल में से पानी लिया और इसमें डाल दिया, तो ये जितना पानी था वो ऐसे फैल गया प्लेट में। बात को समझना, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिससे आप इस ग्रुपिंग वर्ड को आप बहुत आराम से समझ पाओगे, क्लासिफाई कर पाओगे। पानी की बोतल में पानी था, मैंने इस पानी को प्योर कर दिया और किस में डाल दिया, एक प्लेट में डाल दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए, पानी की बोतल में जब पानी था तो वो ऐसे रखा हुआ था, इस इतनी ऊंचाई पे रखा हुआ था, ऐसे लेंथ में ऐसे खड़ा हुआ था। अब जैसे मैंने इसको प्लेट में डाला तो ये पानी प्लेट की शेप ले गया, जितनी प्लेट है उस प्लेट में उतना ही स्पेस ले गया, उतना ही चौड़ा फैल गया। मेरे को क्या इसमें और इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या ये यहाँ पे था? नहीं, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ईंट जैसी थी वैसे की वैसी ही है, बिल्कुल एज इट इज शेप जो जैसी रखी थी पहले वैसी प्लेट में रखने के बाद भी वैसी शेप रख रही है। क्लियर? लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। अब तीसरा केस लेते हैं। अब मैंने इस बलून में से हवा निकाली और इस प्लेट में रखने की कोशिश की, मेरे को प्लेट में कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को प्लेट खाली नजर आ रही है, मुझे दिख ही नहीं रही है कि प्लेट में कुछ आया है, कुछ नहीं पता चल रहा। बात समझ रहे हो? तो इस बेसिस पे हमने 3 तरीके का क्लासिफिकेशन किया। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसके शेप में कोई वेरिएशन नहीं होगा, जैसी शेप है, जैसी चीज है, जैसा वो रखा हुआ है वैसे का वैसा ही होगा, उसको हम कहते हैं सॉलिड्स। देखो अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जब कुछ टर्म्स आएंगी जो बीच में, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होती है, ठीक है, तो वो आपको समझना बहुत आसान होगा, आप क्लासिफाई कर पाओगे। सॉलिड क्यों? क्योंकि जिसके शेप में हमने इसको नाम दे दिया कि ऐसे कंपोनेंट्स को हम सॉलिड कहेंगे, ऐसे कंपोनेंट्स को हम सॉलिड कहेंगे जिसको जहां पे रख दिया उसकी शेप में कोई चेंज ना आए, ठीक है, उनको बोलेंगे हम सॉलिड्स। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका पेन है, मेरे हाथ में मार्कर है, आप इसको जैसा रखोगे, जिसमें रखोगे ये ऐसे का ऐसा दिखेगा, जैसा दिखेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम सॉलिड है। जैसे नोटबुक सॉलिड है, नोटबुक सॉलिड है, पेपर सॉलिड है, ठीक है। आप जैसे आपने देखा होगा गोल्ड देखा है, सॉलिड होता है। क्लियर? तो हमारे पास में उनको क्लासिफाई करना, उनको रखना एक जगह पे कि भाई इस तरीके का जो प्रॉपर्टी रखने वाली चीज होगी उसको हम यहां रख देंगे, तो ग्रुप्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे वाटर, ऐसा कंपोनेंट जिसको किसी भी चीज में डालें, किसी भी चीज में रखे तो वो अपने वॉल्यूम को, अपनी शेप को चेंज कर ले, शेप बदल ले। जिस शेप के कंटेनर में डालेंगे, बीकर में डालेंगे, हम जैसे में डालेंगे वो अपनी शेप उस हिसाब से ले लेगा, तो इनको बोलेंगे हम लिक्विड्स। जैसे पानी हो गया, आपने दूध देखा है, दूध को डाल दो, दूध को डाल दो तो वो भी वैसी शेप ले लेगा। अगर आपने एक मग में डाल दिया तो वो मग की शेप ले लेगा। अगर आपने उसको कटोरे में डाल दिया तो सेम वॉल्यूम का कटोरे में डाल दिया तो वो कटोरे के जैसा हो जाएगा। अगर आपको कटोरी में डाल दिया छोटी सी में तो छोटी कटोरी का शेप ले लेगा। आपने फर्श पे फैला दिया तो वो इतनी दूर में फैल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जैसी शेप चेंज हो गई, तो ऐसे कंपोनेंट्स को जिसके अंदर फैलने की कैटेगरी हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स ना हो, हम उनको कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को हम इसमें रखेंगे, ऐसी कैटेगरी में रखेंगे, लिक्विड्स में रखेंगे। तो अब दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, मेरे को ये पता चल रहा है जैसे हमारे चारों तरफ गैस है, ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, जिससे हम जी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जिसको हम इनहेल कर रहे हैं लेकिन हम देख तो नहीं पा रहे ना, बहुत छोटे साइज में, बहुत छोटे साइज में, इनको बोलते हैं हम गैसेस। जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, एक्सेट्रा। पानी के वेपर्स हमारे पास में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस हो गई, काफ़ी है, बहुत सारी है, उनको हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे।
तो पहली चीज़, अब आपको ये समझ में आएगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं। हमें क्लासिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा कि ये चीज़ सॉलिड है, ये चीज़ लिक्विड है, ये चीज़ गैस है। तो हम केवल उसी कैटेगरी पे जाएंगे, अच्छा जब ये सॉलिड है तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, ये इस चीज़ को बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर अगर यदि यहाँ पे एग्जांपल्स देखो सॉलिड लिक्विड गैस के, मैं आपके सामने 4-5 कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ये सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है। तो ग्रुप करना क्यों आसान होगा, उसके बारे में पढ़ना क्यों आसान होता है, हमें वो पता चल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया कि मार्बल बॉल है, मार्बल बॉल्स, क्रिकेट बॉल्स, ठीक है, पेट्रोल, उसके बाद सीएनजी। अगर मैं आपके सामने पूछूं इनके बारे में कि बताइए इनको क्लासिफाई करो, किस ग्रुप में रखोगे, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मार्बल बॉल्स, जिनको हम कंचा बोलते हैं, ये तो सॉलिड है, इसको कैसे भी रख दो, ये जैसी रखी है वैसे ही रखी रहेगी। तो आप इनको सॉलिड की प्रॉपर्टी गिनवाना शुरू कर दोगे कि ये सॉलिड जैसा बिहेव करेगी, इसको जैसे रखोगे इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप कहोगे ये तो सॉलिड जैसा बिहेव कर रही है, तो आप इसको सॉलिड कहोगे। अगर मैं बात करूं क्रिकेट बॉल की, तो क्रिकेट बॉल भी वैसी ही है, सेम, तो ये भी क्या कैसी होगी? सॉलिड होगी। अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो ये क्या है? फ्लो करने वाली चीज़ है, ये फ्लो करना शुरू कर देगी, इसका मतलब ये कैसा बिहेव रखता है? लिक्विड जैसा, तो इसका ग्रुप क्या होगा? लिक्विड होगा। सीएनजी, ये क्या है? गैस है, ये गैस है, तो ये क्या बिहेव करेगी? गैसेस जैसा। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को क्लासिफाई करना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए हमने ग्रुप्स बना दिए। जैसे एक और एग्जांपल देख लो जिससे हमें समझ में आएगा। जैसे मान लो, सपोज करो मेरे सामने एक यहाँ पे 50 लोग खड़े हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। मेरे सामने यहाँ पे 50 बच्चे खड़े हुए हैं और मेरे को बोल दिया जाए कि भाई ये बताओ, इनको क्लासिफाई कर दो अलग अलग कि इनमें लड़के कौन है, लड़कियाँ कौन है। ठीक है, 50 बच्चे हैं, चिल्ड्रन लिख लेते हैं या स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। बोल दिया जाएगा कि ये 50 स्टूडेंट्स में से क्लासिफाई कर दो कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, 11-12 क्लास के बच्चे हैं, बताइए कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेने हैं। क्या दिमाग में आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण देखने हमें, जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें देखना है कि हेयर, सबसे पहले हम देखना शुरू करें हेयर, कि किस बच्चे ने के बाल बड़े हैं और किसके छोटे हैं। बालों के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर देंगे कि लड़कियों के बाल हम क्या देखते हैं, लड़कियों के बाल होते हैं बड़े, बॉयज़ के बाल होते हैं छोटे। तो हम कह देंगे कि जिनके बाल बड़े वो गर्ल्स, जिनके बाल छोटे वो बॉयज़। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया। फिर दूसरा हम कैरेक्टर देखें तो वो हम देख रहे हैं जैसे बियर्ड, बियर्ड जिसकी दाढ़ी होगी, जिसकी दाढ़ी है तो वो क्या होगा? बॉयज़, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो गर्ल्स। तो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करना बहुत आसान कर रहे हैं कि हमें पता चल गया कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, लड़के का कैरेक्टरिस्टिक है, उसके दाढ़ी मिलेगी, उसकी आवाज़ मोटी होगी, लड़के की आवाज़ मोटी होगी, लड़की की आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। ऐसे ही लड़की के बाल बड़े होंगे, लड़के के बाल छोटे होंगे। तो हम क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। तो हमारे पास में ग्रुपिंग्स करना, हम पहले ग्रुपिंग वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं, ग्रुपिंग करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रुपिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसकी स्टडी कर पाए, उस चीज़ को हम समझ पाए कि ये इसलिए बना है, इसका काम ये होगा, उसके लिए हम कहते हैं इनको ग्रुप्स बना दो। बात समझ में आ गई? तो चैप्टर का जो पहला कंक्लूजन हमारे पास में, चैप्टर का नाम है मटेरियल्स इनटू ग्रुपिंग।
तो ग्रुपिंग आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ गया, ग्रुपिंग्स क्या होते हैं, किस लिए ग्रुपिंग करते हैं, वो आपको समझ आ गया। क्लियर? ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पास है मटेरियल्स के बारे में, कि मटेरियल्स जो हम बात करना चाह रहे हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पे हम उनको ग्रुप्स बना रहे हैं, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। बात समझ रहे हो? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मटेरियल्स क्या है? मटेरियल्स वही सेम चीज़ें जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो मेटल्स हों, अब ये क्या होते हैं, चाहे वो नॉन मेटल्स हों, जैसे हमारे पास में घरों में देख रहे हैं हम आयरन देखते हैं, ज़्यादातर चीज़ें आयरन की बनी है। जैसे ये मार्कर है, ये किसका बना है? पेन, प्लास्टिक का, ठीक है। लकड़ी के बने हैं, कुछ चीज़ें लकड़ी की बनी है, जैसे घर के दरवाजे, जितने भी घर के दरवाजे हैं वो किसके बने हैं? कुछ लोहे के बने, कुछ लकड़ी के बने, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें पत्थर की बनी है, मूर्तियाँ पत्थर की बनी है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अगर आप छोटा सा जस्ट अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि चमक वाली चीज़ें, उनको हम क्या कह रहे हैं? मेटल्स, जिनमें चमक है। जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, तो उनमें चमक है। गोल्ड हो गया, मेटल है। सिल्वर हो गया, मेटल है। चांदी जो हम यूज़ कर रहे हैं, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स ऐसी चीज़ें जिनमें मेटल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जिनमें मेटल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, जो चमकदार नहीं है चीज़ें, उनको क्या कह रहे हैं? नॉन मेटल्स। बात समझ में आ रही है? तो अब इन मटेरियल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखना शुरू करें, अगर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू करें, मैंने बोला ना कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल जाएंगे। जब हम उनको क्लासिफाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इस नेचर का है, इसका बिहेवियर ऐसा होगा। तो अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। ऐसे मटेरियल्स, इनको बोलते हैं मटेरियल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहली चीज़ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है। हम इस जो चैप्टर में हमारे पास में 4-5 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में गिवन है। पहली प्रॉपर्टी हमें दे रखी है अपीयरेंस की, अपीयरेंस, ठीक है। कोई चीज़ कैसी दिख रही है, बाहर से कैसी दिखती है, ठीक है। जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आपने, ये कोई लड़का है, ठीक है, आप इसको देख रहे हो, तो आप इसको देखते ही शुरुआत में क्या बोलोगे? आपकी नज़र डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रही है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो मुझे देखा तो आपने देखते ही मेरे पे क्या अपीयरेंस किया कि इसका रंग कैसा है, कलर कैसा है। सबसे पहली चीज़ तो यही देख रहे हो। देखते ही किसी भी चीज़ को जब आप देखोगे तो देखते ही आप उसको क्या, सिर्फ उसका आउटर जो चेहरा होगा, जो उसका आउटर फेस होगा वही दिखेगा। ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, आप क्या कहोगे? बाल कैसे? आप उसकी आउटर अपीयरेंस देख रहे हो, दिखने में वो कैसा है। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया? कैसा वो दिखता है। क्लियर? तो हमारे पास अब जैसे मैंने इसके बारे में बोला कलर इसका कैसा है, तो इसके कलर को डिफाइन कर दिया। क्या पहना हुआ है, क्या इसने चप्पल पहने या शूज़ पहने, तो वो सब चीज़ें क्या हो रही है? अपीयरेंस, मेरे को बाहर से दिख रहा है, ये इस तरीके का है। तो अपीयरेंस हमारे पास में एक तरीका है जिसके बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो मटेरियल्स हैं इनमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लस्चरियस, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम चमक वाली चीजें। जैसे अगर मैं बात करूं, गोल्ड चमकता है, चमक होती है ना उस पर। जैसे सिल्वर, चांदी, आपने देखा होगा वाइट कलर की होती है जो चमकती है, शाइनी सरफेस होता है उसका। डायमंड क्या होता है? चमकदार होता है। तो इनको बोलते हैं लस्ट्रियस कंपोनेंट्स, जिनके ऊपर चमक हो, जो चमक दिखाए, ठीक है, शाइनी सरफेस हो उनका, उनको बोलते हैं हम लस्ट्रियस। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अगर किसी भी चीज़ को आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप हवा में रख दो या मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में रख दो, कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास ये सिल्वर है या मैं ये कह दूँ आयरन है, दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं।
आयरन है, अगर यदि आप इसको मॉइस्चर में रख दो, या मैं ये कह दूँ इसको थोड़े टाइम के लिए आप बाहर छोड़ दो, खुले में रख दो, ठीक है, आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन एक लेयर आ जाएगी जिसको बोलते हैं हम रस्टिंग। क्या कह देंगे, जंग लग गया है, ये चीज पड़ी पड़ी खराब हो गई है, आयरन की रोड है, पड़ी पड़ी खराब हो गई है, क्या हुआ उस पर, रस्टिंग हो गई, जंग लग गया उस पर। क्यों लगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर्स थे और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसके साथ रिएक्शन हो गई और वो रस्टिंग फॉर्मेशन कर ली। तो ध्यान रखना है किसी भी चीज़ की चमक, जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हो, जब बच्चे जवान हैं तो उनके चेहरे पे बहुत अच्छी चमक है, बहुत अच्छी चमक है, उनके चेहरे पे किसी तरीके की आपको झुर्रियाँ नज़र नहीं आएंगी, सब एकदम ऐसा दिखेगा कि हाँ बहुत सुंदर, हैंडसम, जिसको हम बोलते हैं ना हैंडसम। और आप उसी के बगल में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है, बुजुर्ग आदमी, ओल्ड मैन, एक ओल्ड है एक यंग है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ओल्ड मैन क्योंकि इसकी उम्र हो चुकी है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब इसके चेहरे की जो चमक थी वो चमक गायब हो गई, डल हो गई वो चमक। पहले ये भी ऐसे ही हुआ करते थे जैसे ये हैं, जैसे ये हैं वैसे ही ये ओल्ड मैन होते थे, लेकिन क्योंकि इनके पास ये लगातार, इन्होंने उम्र इनकी इतनी हो गई है, इनके चेहरे की चमक गायब हो गई। सिमिलर तरीके से हमारे पास में यहाँ है आयरन, आयरन भी किसी टाइम में चमकदार रहा होगा, मैंने ये बोला रहा होगा, क्योंकि ये एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, हवा के कांटेक्ट में आया और मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से इसके ऊपर जंग लग गया, इसका सरफेस ब्राउन ब्राउन हो गया है, उसको बोला रस्टिंग। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि सिल्वर है, ये जो चांदी है, ये थोड़े टाइम बाद में ब्लैक कलर की हो जाती है, ये क्या हुआ, ये भी काली हो गई, सिल्वर का कलर ब्लैक हो गया। क्यों, ये भी वही रीज़न है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, वो गैसेस क्या कर देती है, उनकी जो चमक है उसको क्या कर देती है, डल कर देती है। क्लियर, उनके साथ में रिएक्शन, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन कर जाते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में कि कौन रिएक्शन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जस्ट आपको ये समझना है कि जब कोई भी मटेरियल है, जब वो हवा के कांटेक्ट में और मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वजह से उसकी चमक जो होगी वो गायब हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लस्ट्रियस, जो कंपोनेंट्स चमकदार होते हैं, जिनके ऊपर चमक होगी उनको हम लस्ट्रियस कंपोनेंट बोलते हैं, दिखने में उनकी अपीयरेंस होगी वो चमक वाली होगी। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पे, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारे पास में हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। देखो पहले मीनिंग समझिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हो आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करो, आपको वो चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दो लोगों को खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, आपके टीचर्स से मैं अगर कंपैरिजन करूँ, कोई दो टीचर्स है आपके क्लास में, दो टीचर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, एक ये है ऐसा और एक ऐसा है स्माइल वाला, ठीक है, आ रहा है क्लास में हंसने लग रहा है, आपसे कोई गलती हो गई तो वो आपको बैठ के समझा रहा है कि बेटा कोई बात नहीं है, मान लो आप आ रहे थे अचानक से गिर गए या किसी के हाथ लग गया ऐसे, उसने शिकायत कर दी कि आपको इस तरीके से मेरे को परेशान कर रहा है। एक प्रॉब्लम ये है, एक हो सकता है एक टीचर ऐसा है, ये ए है ये बी है, ठीक है, ए कह रहे हैं जैसे ही इसको किसी ने शिकायत की कि मेरे को इस लड़के ने छेड़ा, तो वो तुरंत जाए और सीधा दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़ मारना शुरू कर दे, पिटाई करना शुरू कर दे। और एक ये बी, जब इसको जाके बोला तो फिर इसने समझाना शुरू किया, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, ये चीज़ें गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क क्या है, ए में और बी में फ़र्क क्या है। आप इसको कहोगे ये खड़ूस है, ऐसे बोलोगे ये खड़ूस है, ये बहुत बेकार टीचर है,
बस इसको तो मारने पीटने से मतलब है, ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं हार्ड, किसमें, साइंस के टर्म में हम इनको बोलते हैं हार्ड, ठीक है। और ऐसा टीचर जो समझाए, बैठ के समझाए कि ये चीज़ ऐसा नहीं करनी है, नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है इस तरीके से नहीं होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होती है, ऐसी चीज़ें जिनको आप प्रेस करो या दबाओ, या उनके साथ में अगर यदि आपने, जैसे मान लो अब दीवार है सामने, आपने उसको लात मारी, क्या वो गिर जाएगी? नहीं, आपको चोट लगेगी। आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो, आप उसको, ऐसा नहीं है कि आपने दिया और उसको फोड़ दिया, कि लिया मुक्का मारा और वो टूट गई, नहीं, ऐसी चीज़ें हार्ड होती है, हार्ड, आप उनको डिफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आयरन है, स्टोन है, आप इनको तोड़ नहीं सकते, ये हार्ड है, इनकी प्रॉपर्टी है। सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं वो लगभग हार्ड होते हैं, लगभग सॉलिड कंपोनेंट्स हार्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स होंगे, क्या वो हार्ड होंगे? पानी है, पानी के ऊपर आप ऐसे पंच करो, क्या करोगे? पंच करो, आपको नहीं लगेगी, डिफॉर्म हो जाएगा, सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स की कंपैरिजन में पानी क्या होता है? सॉफ्ट। समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास में एक है हार्ड, दूसरा है सॉफ्ट। सॉफ्ट जैसे कॉटन बॉल है, कॉटन, तो हमने क्या किया, उसको प्रेस किया, दब गई। जैसे हमारे पास में कुछ बॉल आती है जिनको हम प्रेस करते हैं इस तरीके से, क्या है वो? सॉफ्ट है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस दो प्रॉपर्टीज होती है, आपको ये ध्यान रखना है मटेरियल्स की। क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ठीक है। चलो देखो, मान लीजिए सपोज करो मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे सॉल्ट, ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास है सैंड, एक सैंड है एक सॉल्ट है, दोनों को मैंने रखा, ये भी 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों 1-1 ग्राम है। मैंने दोनों को रखा और एक बीकर लेके आया जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है और उसको रख दिया। उतना ही सेम पानी मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ रख दिया, ठीक है। इसमें भी पानी है, वाटर, इसमें भी वाटर, ये यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, दोनों में H2O वाटर का ही फॉर्मूला होता है, तो यहाँ वाटर, ये भी वाटर ही है, ठीक है। आगे चल के जब फॉर्मूला जाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने इसमें सॉल्ट डाला, इसमें मैंने सैंड डाली, दोनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया। एक चम्मच है, उससे मैंने इसको शेक किया और मैंने मिक्स कर दिया। वैसे ही मैंने इसमें चम्मच डाली और मिक्स कर दिया, ठीक है। चम्मच ली, इसमें मिक्स कर दिया, चम्मच ली, इसको मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के लिए वापस से रख दिया। सेटल हो जाओ, आप रखे जाओ, देखते हैं क्या होता है। अब क्या देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो गया, डिजोल्व हो गया पूरी तरीके से। आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि सॉल्ट कहाँ है, आपको सॉल्ट दिखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे जब थोड़ी देर के बाद देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो सारे यहाँ आ गए और पानी ऊपर रह गया, पानी ऊपर रह गया, ये नीचे आ गए, मिट्टी नीचे आ गई। इसको बोला अनडिजोल्व्ड, अनडिजोल्व्ड या इनसोल्यूबल, और ये सोल्यूबल है। जैसे आप और एग्जांपल देखिएगा, दूध रखा हुआ है, मिल्क, उसमें आप पानी ले जाओ और डाल दो, पानी में दूध मिला दो, आपको देखने को मिलेगा क्या हो गया कि क्या उसमें पानी है? नहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पानी दूध में डिजोल्व हो गया है। लेकिन आप एक और एग्जांपल लीजिए, इधर ऑयल और वाटर, पानी के अंदर आप तेल डाल दो तो तेल क्या करेगा? ऊपर फ्लोट करता रहेगा,
तैरेगा ऊपर, मिक्स नहीं होगा। आप कितना हिला लो वापस से तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, वो इनसोल्यूबल है, डिजोल्व नहीं हो सकते वो, इनसोल्यूबल सोल्यूबल। दो टर्म्स मैंने बोली, सोल्यूबल इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वो जो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाए, एक कंपोनेंट दूसरे में मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं हम सोल्यूबल। एक कंपोनेंट जो डिजोल्व ना हो, थोड़ी देर बाद में वो नीचे बैठ जाए, उसको बोलते हैं इनसोल्यूबल। क्लियर? ठीक है। तीसरा, चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, जो मैंने आपको फिर बोला है हम उतना ही देखेंगे अभी फिलहाल के लिए जितना इस क्लास की बुक में दे रखा है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि वो फिर जितना हम हायर स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही हम उन चीज़ों को उतना ही डिटेल में और उतना ही डीप में हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नहीं सोचना कि सिर्फ इतना ही लेवल बताया जा रहा है। ठीक है? ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में फ्लोट करने की चीज़। कोई चीज़ फ्लोट कर रही है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये है, एक बीकर लिया मैंने और इसमें मैंने भर दिया पानी। ये मेरे पास बीकर है और इसमें पानी भर दिया मैंने। ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैंने इसमें तीन चीज़ें ली। पहला, दो चीज़ें देख लो, एक है हमारे पास में स्टोन, दो चीज़ें, एक स्टोन है और एक ऑयल है। ठीक है? एक स्टोन है, एक ऑयल है। क्लियर? मैंने स्टोन को पानी में डाला तो मेरे पास में देखने को मिलेगा स्टोन छूटते ही वो यहाँ आके बैठ गया। पत्थर था वो सीधा गया और वो नीचे आके बैठ गया, इसके बॉटम में आया और सीधा नीचे बॉटम में बैठ गया। मैंने तेल डाला, बीकर सेम है, सेम बीकर है, मैंने इसमें तेल डाला और वो तेल इसके ऊपर फ्लोट करने लग गया। तेल ले लो, कोई भी पत्ता ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया लीव्स, कोई भी पत्ता है, मैंने लिया और उसको डिप कर दिया, क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ये क्या प्रॉपर्टी है जो इसको फ्लोट करवा रही है? कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक सरफेस पे तैरते रहते हैं, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उस सरफेस के नीचे बैठ जाते हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब ये है, जैसे मान लो सपोज करो मास बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है, आगे आएगा फॉर्मूला तब हम और अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, सिर्फ इतना समझ लो, किसी भी चीज़ की या किसी भी कंपोनेंट की जिसकी डेंसिटी हायर होगी, डेंसिटी का सिंबल होता है ये रो, जिससे हम इंडिकेट करते हैं, किसी भी कंपोनेंट की डेंसिटी अगर हायर होगी तो वो सेटल डाउन हो जाएगी दूसरे कंपोनेंट में, वो भारी होगी, वो चीज़ हैवी होगी। जिस कंपोनेंट की डेंसिटी ज़्यादा वो चीज़ नीचे बैठेगी, और जिस कंपोनेंट की डेंसिटी लाइट या कम वो कंपोनेंट एक दूसरे सरफेस पे फ्लोट करेगा। जैसे हमारे पास में ये पानी है, वाटर, मेरे सामने ऑयल रखा हुआ है और मेरे सामने स्टोन रखा हुआ है। मैंने एक चीज़ बोली आपको, मेरे पास पानी है जो बीच में रखा हुआ है, ठीक है, पानी है बीच में रखा हुआ है। मैंने कहा पानी के अंदर पत्थर बैठ गया, पानी में नीचे बैठ गया पत्थर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है बजाय किसके? वाटर के। वाटर की डेंसिटी पत्थर की कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी लाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डेंसिटी ऑफ स्टोन इज हायर देन वाटर। हायर देन वाटर क्यों? क्योंकि जिसकी डेंसिटी हमने यहाँ पढ़ी है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे की तरफ फ्लोट करना शुरू करेगा, नीचे की तरफ बहना शुरू करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर तैरना शुरू करेगी। तो देखो मैंने कहा पानी और तेल में अगर कंपैरिजन करूं तो तेल पानी के ऊपर तैर रहा है, पत्ता पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वाटर की डेंसिटी एज कंपेयर टू ऑयल इज हायर। क्लियर है? एकदम पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी जिस कंपोनेंट की ज़्यादा वो नीचे बैठेगा, डेंसिटी जिस कंपोनेंट की कम
वो ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो इस बुक में दे रखी है हमारे पास वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट जिसको हम कह सकते हैं। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट। देखो हम कार चला रहे हैं, हम कार के अंदर बैठे हैं, ये हमारे पास कोई कार है, ठीक है, ये हमारे पास कोई कार है, ये पीछे टायर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर है, वो ड्राइवर सामने वाले शीशे को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो जो भी देख रहे हैं वो शीशे के अंदर से देख रहे हैं, सामने शीशा लगा हुआ है और उसमें से देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं। एक चीज़ तो ये है, अगर मान लो सपोज करो आपके सामने यही शीशे की जगह अगर लकड़ी का मैं कोई भी शीशा बना के रख दूं, लकड़ी को मैं कह दूं लकड़ी ही शीशा है, ठीक है। आपके सामने एक वुडन है और आपके सामने एक मिरर है, ठीक है। गाड़ी का जो फ्रंट शीशा है अगर उसको हटा दे, शीशे को हटा दे और उसकी जगह लकड़ी लगा दे और मैं कह दूं अब गाड़ी चलाओ, तो क्या कहोगे? नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि मैं उस शीशे के जो मैंने यहाँ पे लकड़ी लगाई है, अब उस लकड़ी के आर पार मैं देख ही नहीं सकता, मुझे उस लकड़ी में से दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने क्या है। और जब मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं गाड़ी चला भी नहीं पाऊंगा। अगर मैंने उसी लकड़ी को हटा दिया और उसकी जगह पे अब ला के शीशा रख दिया और मैंने कहा अब चलाओ, तो कहोगे हाँ अब मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, मैं चला सकता हूँ। तो इससे हमारे पास दो वर्ड्स निकल के आते हैं। एक जो शीशा लगा हुआ है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार आप देख सकते हो, एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हो, इधर से आप उधर देख पाओ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दूसरा क्या है? वुडन। आप इस बोर्ड के अंदर से देख नहीं सकते हो कि पीछे क्या है, आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा है कि पीछे क्या है। तो ऐसी कंपोनेंट्स, ऐसी चीजें जिसके अंदर से आप देख ना पाओ, ऐसे कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं ओपेक। ओपेक, जिसके अंदर आप आर पार ना देख पाओ, ठीक है। तो हमारे पास में दो टर्म्स है यहाँ से देखने के लिए। पहली, जिसके आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट। दूसरा, जिसके आर पार आप ना देख पाओ, दैट इज ओपेक। क्लियर। तो 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर पाए कि ये कंपोनेंट किस में आएगा, इसकी अपीयरेंस कैसी है, फिर हम देखें उसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, फिर वो सॉल्युबल है या नहीं है, फिर हम देखें कि उसके अंदर फ्लोट करने की टेंडेंसी है या नहीं है, और फिर हम लास्ट में देखें कि क्या वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। ये 5 प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में गिवन है, ठीक है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे सेपरेट करने की प्रोसेस कौन कौन सी है, कैसे हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं, अलग करना होगा। जैसे अभी हमने देखा सोल्युबिलिटी, कि 2 लिक्विड से उनको मिक्स कर दिया, फिर उससे उनको बोला सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अगर मुझे सेपरेट करना पड़ जाए तो इन प्रोसेसेस में कौन सी प्रोसेस यूज होगी, हम उनको समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you very much and have a nice day. Bye bye. Take care.